नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास की। तो उत्तराखंड के इतिहास में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ दिया था चंद्रवंश, उत्तराखंड में पवार वंश और उत्तराखंड में गोरखा शासन। ठीक है, तो गोरखा शासन के बाद मैंने आपको गोरखा शासन में बताया था कि किस तरीके से गोरखों को हराकर यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी कि ब्रिटिशर्स ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो हम उसी आधिपत्य की आज बात करेंगे कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने उत्तराखंड में राज किया और कब तक यहाँ पे उन्होंने शासन किया। तो उसी के बारे में हम आज की पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था गोरखा शासन में ही कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने गोरखों को हराकर 3 मई 1815 को यहाँ पे यानी कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में अपना क्या किया, आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है, जैसे ही इन्होंने अपना स्थापित किया तो ठीक है, जैसे कि ये है हमारा क्या, उत्तराखंड का मैप। अभी टेढ़ा मेढ़ा मैप ही आप लोग समझिए। ठीक है, ये क्या है हमारा कुमाऊं मंडल और ये क्या है गढ़वाल मंडल। इस पूरे ही मंडल में इससे पहले किसका शासन था, गोरखा शासन था। ठीक है, मैंने बताया था कि यहाँ पे कहाँ पे आक्रमण हुआ था, खलंगा जो कि नाला पानी का युद्ध कहलाता है, वहाँ से गोरखे पराजित हुए। तो समस्त गढ़वाल किसका हो गया, अंग्रेजों का हो गया। और ऐसे ही इन्होंने कुमाऊं में आक्रमण किया। ठीक है, अल्मोड़ा में 2 जगह से किया, मैंने बताया था आपको। तो इस तरीके से कुमाऊं भी पूरा किसके अधीन हो गया, अंग्रेजों के अधीन हो गया। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों अंग्रेजों के अधीन हो गए। तो जैसे ही अधीन हुए तो उस समय मैंने बताया था आपको कि जो कुमाऊं और गढ़वाल था, तो गढ़वाल में आक्रमण करते समय सुदर्शन शाह, ठीक है, सुदर्शन शाह ने क्या की थी, अंग्रेजों की मदद की थी। इसलिए अंग्रेजों और सुदर्शन शाह के बीच क्या रहा, संधि बनी, जिसमें अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा से पूरब का भाग तो क्या हुआ हमारा, ब्रिटिशर्स के अधीन आया और पश्चिम का भाग क्या बना, टिहरी रियासत बना। ठीक है, तो इस टिहरी रियासत को हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तो आज के पार्ट में जो हम पढ़ रहे हैं वह क्या पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश कुमाऊं और गढ़वाल। ठीक है, तो ब्रिटिश कुमाऊं और गढ़वाल ये पूरा ही क्षेत्र कुमाऊं और गढ़वाल का किसके अधीन रहा, अब ब्रिटिशर्स के अधीन रहा। जिसके लिए कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना किस समय हुई थी, 3 मई 1815 को हो गई थी। और इसको गैर आयनीकृत क्षेत्र में रखा गया था, यानी कि जैसे ही अंग्रेजों का यहाँ पे शासन हुआ वैसे ही इसको कैसे क्षेत्र में रखा गया, गैर आयनीकृत, यानी कि नॉन रेगुलेटिंग एरिया। यानी कि सीधे शब्दों में समझिए कि यहाँ पे जो उस समय पे बंगाल में शासन हो रहा था, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था वह निर्णय लेता था, तो जितने भी उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्र थे जीते हुए, उन सब में वही रूल लागू होता था। परंतु इसको नॉन रेगुलेटिंग एरिया में रखा गया था उत्तराखंड को, तो यहाँ पे वो नियम कानून लागू नहीं होंगे। इसके लिए यानी कि उत्तराखंड के लिए अलग से रूल बनेंगे। तो इसी को कहा गया नॉन रेगुलेटिंग एरिया। ठीक है, यानी कि गैर आयनीकृत क्षेत्र। ठीक है, यहाँ के लिए जो रूल होंगे वह अलग से बनाए जाएंगे और यहीं के कुमाऊं कमिश्नर्स या फिर उसके ऊपर के अधिकारी बनाएंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था उत्तराखंड की जो अलकनंदा है उसको उत्तराखंड का विभाजन बिंदु बनाया गया और इसके पश्चिम का भाग टिहरी रियासत और अलकनंदा के पूर्वी का भाग क्या कहलाया, हमारा कुमाऊं कमिश्नरी कहलाया। कुमाऊं या गढ़वाल ना कह के ये पूरा ही क्षेत्र क्या कहलाया, कुमाऊं कमिश्नरी। और ऊपर का क्षेत्र यानी कि अलकनंदा के पश्चिम का क्षेत्र कहलाया टिहरी रियासत, जहां पे सुदर्शन शाह ने अपना शासन आरंभ किया। और वहां पे हम उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिस समय हम टिहरी रियासत को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कुमाऊं कमिश्नर के बारे में। तो कौन कौन से कमिश्नर आए और उन्होंने किस किस कमिश्नर ने एक अंग्रेजी रियासत को यहाँ पे चलाया, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आया यहाँ पे एडवर्ड गार्डनर, जिसका समय रहा 1815 से 1830।
16 तक, लगभग 9 माह ये क्या रहा यहाँ पे, अधिसीन रहा, पदभार इसने संभाला यहाँ का। परंतु जैसे ही ये मैंने बताया था आपको, फिर काठमांडू की संधि हुई, तो ये काठमांडू में जिस समय हमारी संगोली की संधि हुई थी, तो उस समय एक बात रखी गई थी संधि के तहत कि जो नेपाल दरबार है काठमांडू, उस पे एक अंग्रेज अधिकारी एज ए एजेंट वहाँ पे क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। तो उसी एजेंट के रूप में जो एडवर्ड गार्डनर है वह कहाँ चले जाता है, काठमांडू चले जाता है, क्योंकि जो गोरखा थे वह संगोली संधि में से साइन नहीं कर रहे थे, इसलिए इसको मजबूरन एक एजेंट के रूप में जाना पड़ा। ठीक है, तो 3 मई 1815 को कुमाऊं कमिश्नरी का ये क्या था, पहला कमिश्नर बना ई गार्डनर। और ये बहुत बार पूछता है कि कुमाऊं कमिश्नरी का पहला प्रशासक कौन था, एडवर्ड गार्डनर या फिर इसको ई गार्डनर भी कहा जाता है। तो ई गार्डनर बना उत्तराखंड का पहला कुमाऊं का या फिर उत्तराखंड का पहला कमिश्नर। ठीक है, और इसी के बाद, इसी के 2 माह बाद इसके सहायक के रूप में किसको लाया गया, विलियम ट्रेल को लाया गया। ठीक है, तो इसका सहायक कौन था, विलियम ट्रेल था, और इसने उत्तराखंड का पहला भूमि बंदोबस्त किया था। ठीक है, 1815 में इसने उत्तराखंड का पहला भूमि बंदोबस्त किया अपने समय का। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी प्रशासन में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था, 1815 में हुआ था। और किसने किया था, ये किया था ई गार्डनर ने। ठीक है, और इसी के साथ इसने अपने समय में जो बाल विक्रय प्रथा जो गोरखाओं के समय चल रही थी उस पर प्रतिबंध लगाया, और यह 13 अप्रैल 1816 को ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एजेंट के रूप में काठमांडू चला गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला प्रशासक आया वह आया इसी का सहायक, कौन, जॉर्ज विलियम ट्रेल, जिसका समयकाल रहा 1816 से इसने अपना कार्यभार संभाला और 1835 तक, यानी कि एक अच्छा खासा लंबा समय इसने यहाँ पे शासन किया था। किसने, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। तो इसको पहला पॉइंट तो ये है कि जॉर्ज विलियम ट्रेल को वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है, यानी कि जो उत्तराखंड का पहला एक वास्तविक तौर पे कमिश्नर है वह कौन है, विलियम ट्रेल है। इससे पहले ई गार्डनर आया था, वह यहाँ पे शासन उस तरीके से स्थापित नहीं कर पाया क्योंकि 9 माह बहुत ही कम समय होता है। ठीक है, और उस समय गोरखाओं के द्वारा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था जो थी बहुत ज़्यादा तितर बितर की गई थी। और उसके बाद संगोली जो संधि थी उसका प्रेशर विलियम जो एडवर्ड है उस पर था। ठीक है, ई गार्डनर पे, सॉरी, ई गार्डनर पे था, तो वहाँ वो यहाँ पे कुछ ऐसा कार्य नहीं कर पाया, इसीलिए जो जॉर्ज विलियम ट्रेल है इसको क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है, और इसी के साथ इसने जैसे ही शासन में आया, इसने गढ़वाल का पहला भूमि बंदोबस्त किया था। कब किया, 1816 में। पूरे उत्तराखंड का 1815 में, यानी कि कुमाऊं क्षेत्र में किया था इसने, जो ई गार्डनर है उसने। परंतु जो गढ़वाल क्षेत्र का था उसमें पहला भूमि बंदोबस्त किया था ट्रेल ने, और कब किया था, 1816 में। ठीक है, इसके बाद इसने 1823 में दोबारा से भूमि बंदोबस्त किया पूरे कुमाऊं और गढ़वाल का, जिसे पंचसाला या फिर 80 साला भूमि बंदोबस्त कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 80 साला या फिर पंचसाला जो भूमि बंदोबस्त है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसी के द्वारा जो उत्तराखंड के निवासी थे उनको अपनी अपनी भूमिका और बेनाम भूमिका, और इसी के साथ साथ अपने गांव की जो सीमा है उस भूमिका भी क्या चला, इनको पता चला। यानी कि एक वास्तविक जो भू बंदोबस्त है वह हुआ था, जिसको पंचसाला या फिर 80 साला, ठीक है, पंचसाला क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष में यह भू बंदोबस्त अब किया जाना प्रस्तावित हुआ। ठीक है, तो इसको पंचसाला या फिर 80 साला भूमि बंदोबस्त कहा गया। इसके साथ ही इसने 1819 में 9 पटवारियों की, जो पटवारी पद आज भी विद्यमान है उत्तराखंड में, उनका क्या किया, नए पदों का सृजन किया। ठीक है, उस समय पे जो कानून व्यवस्था थी वह कौन देखते थे, पटवारी ही देखते थे। आज भी देखोगे ऐसे एरिया जहाँ पे पुलिस या थाना स्थापित नहीं होता, वहाँ पे पटवारी ही क्या होते हैं, एक पुलिस का काम भी करते हैं। मुख्यतः इनका कार्य क्या होता है, राजस्व राजस्व एकत्र करना
और साथ ही साथ ये उस समय पे अपने क्षेत्र के या फिर अपने एरिया के जहाँ के ये पटवारी होते थे, उस एरिया के क्या करते थे, जो राजस्व व्यवस्था के साथ साथ वहाँ का पुलिस प्रशासन भी देखते थे। वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए एक न्याय व्यवस्था भी करते थे, क्योंकि उत्तराखंड के जो निवासी हैं या पहाड़ी निवासी हैं वह इतने लड़ाकू झगड़ालू होते नहीं हैं। बहुत ही सीधा साधा उत्तराखंड का वातावरण है और बहुत ही सीधे साधे यहाँ के लोग हैं। तो एक अधिकारी को देख के ही यहाँ के लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये राजस्व व्यवस्था के साथ साथ ही क्या देखता था, कानूनी व्यवस्था भी देखता था। कहीं पे गांव में अगर कुछ आपराधिक मामले होते थे तो उसका कार्य भी पटवारी को ही दिया जाता था। और उत्तराखंड की जनता इतनी भोली हमेशा से रही है। आज भी बहुत से एरिया हैं जहाँ पे थाना नहीं है तो वहाँ पे पटवारी चौकियाँ ही या फिर पटवारी ही क्या करता है, शिनाख्त करता है। और जैसे ही उसको लगता है कि वह कार्य या जो गुनाह है वह उसके क्षेत्र से ज़्यादा है तो वह फिर उसको किसको ट्रांसफ़र कर देता है, एसआई को, या जो दूसरा थाना होता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है। परंतु फर्स्ट शिनाख्त जो होती है वह पटवारी द्वारा ही होती है ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे जो थाना है वह नहीं हो या थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो उस समय भी इसने 1819 में 9 पटवारियों के नए पदों की क्या किया, सृजन किया। और इसी के साथ साथ इसने जो तीर्थ यात्री थे, बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग को इसने क्या किया, बनाया तीर्थ यात्रियों के लिए। क्योंकि उस समय पे पैदल यात्रा होती थी, कहाँ की, बद्रीनाथ की, केदारनाथ की। तो उसने जो ये मार्ग है इस पे निर्माण कार्य किया, चरणों में उसको निर्माण कार्य को पूरा किया। ठीक है, यहाँ तक ये इस मार्ग में संलग्न हो गया था कि इस पे किसका आरोप लगा, इस पे लगा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का आरोप लगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यूके ट्रिपल एससी सवाल पूछ रहा है, पगले हुए सवाल पूछ रहा है, उस तरीके से ये आ सकता है कि किस कुमाऊं कमिश्नर पे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का आरोप लगा। तो किस पर लगा था, ट्रेल पर लगा था, क्योंकि इसने जो बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग है इस पर अपनी एक व्यक्तिगत दिलचस्पी ली थी, जिस कारण इस पे क्या लगा, आरोप लगा। ठीक है, पॉइंट बना है, इस पर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का, प्रचार, ये प्रचार नहीं, प्रचार करने का आरोप लगा। ठीक है, और इसी के साथ इसने 1829 में जो नदियां हैं, नदियों के ऊपर लोहे के सस्पेंशन ब्रिज बनाने का निर्माण करवाया और नदियों पे सस्पेंशन ब्रिज बनना भी यहीं से आरंभ हुआ। ठीक है, आजकल भी जो नदी होती है, ये मान के चलिए कि बीच में नदी बह रही है तो इनके बीच जो लोहे के पुल बने हैं, बड़े बड़े सस्पेंशन ब्रिज जिनको कहा जाता है, वह इसी के काल में 1829 में इसी ने आरंभ किया था। ठीक है, यहीं से नदियों पर सस्पेंशन ब्रिज बनाने का कार्य आरंभ हुआ। ठीक है, इसने 1815 में अल्मोड़ा व श्रीनगर के बीच पहली डाक व्यवस्था शुरू की। थोड़ा ये क्या है, कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं इसको ये किसने किया था, ई गार्डनर ने किया था। ठीक, क्योंकि समय भी क्या है, 1815 है, और बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये ट्रेल ने किया था। तो इतिहासकारों में भी मतभेद है और ये ऐसा सवाल आएगा नहीं, परंतु ठीक है, समय कितना है इसका, 1815 है। यह उत्तराखंड की पहली डाक व्यवस्था थी जो कि अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच चली थी। अब आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इसमें ई गार्डनर भी हो सकता है और विलियम ट्रेल भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि समय काल 1815 विलियम ट्रेल का है। क्या पता इसने एक सहायक के तौर पर वहाँ पे ये डाक व्यवस्था शुरू की गई, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यह विलियम ट्रेल का 1815 में ही क्या बन गया था, सहायक बन गया था, यानी कि डिप्टी कमिश्नर बन गया था। वो कमिश्नर था, ये क्या था, उसका सहायक डिप्टी कमिश्नर था। ठीक है, 1828 में इसने क्या किया, विवाह, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण आरंभ कर दिया। ठीक है, यानी कि जो भी जन्म लेगा या फिर जिसकी भी मृत्यु होगी या किसी का विवाह होगा तो उसके लिए जो हम आज भी करते हैं पंजीकरण, वह पंजीकरण इसने करवाया। ठीक है, 1829 में इसने पहले मुंसिफ की नियुक्ति की। ठीक है, पूछ लेगा सवाल कि पहले मुंसिफ की नियुक्ति कब हुई थी, तो ये हुई थी 1829 में इसकी नियुक्ति की गई थी। और इसने देहरादून में एक सिविल कोर्ट की स्थापना भी की। ठीक है, इसी के समय क्या हुआ था, 1833 में सर्वप्रथम अल्मोड़ा में और में पहले देसी चिकित्सालय की नियुक्ति की गई। देसी चिकित्सालय नहीं, चिकित्सक।
ठीक है। 1833 में पहली बार उत्तराखंड में एक देसी चिकित्सक नियुक्त किया गया जो कि लोगों की क्या करता था, जांच करता था। ठीक है, तो उसकी नियुक्ति किसके समय पे हुई थी, एक देसी चिकित्सक की या पहले चिकित्सक की 1833 में कहाँ की गई थी, अल्मोड़ा। और किसके समय पे हुई थी, विलियम ट्रेल के समय पे। ठीक है, इसी के समय अल्मोड़ा में 1816 में और पौड़ी गढ़वाल में 1821 में जेल का स्थापना हुई। ठीक है, पूछता है बहुत, पहले तो बहुत रिपीटेड सवाल था, अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई, अब नहीं पूछता है ऐसे सवाल। तो अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी, 1816 में। पौड़ी जेल की हुई थी 1821 में। ठीक है, तो उस समय पे जब पहले से ही चंद्रवंश था, उस समय से ही एक प्रथा हुई आ रही थी, बेगार प्रथा। तो बेगार प्रथा का इसने क्या किया, एक अस्थाई हल निकाला। ठीक है, स्थाई हल नहीं था, एक अस्थाई हल था, जिसके लिए इसने 1823 में खच्चर सेना का निर्माण किया। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो बेगार प्रथा थी वह क्या थी। तो बेगार प्रथा थी अंग्रेजों के समय कि बिना मजदूरी के श्रम करना। ठीक है, चंदोवंश के समय पे थी, अंग्रेजों के समय पे भी ये चल रही थी। तो अंग्रेजों के समय पे जब भी किसी गांव में कोई अधिकारी आता था, तो आज की तरह तो है नहीं कि घर में ही क्या पहुंच जाए, गाड़ी पहुंच जाए। तो पहले एक स्टेशन होता था गांव से बहुत दूर। ठीक है, तो इस गांव से, स्टेशन से अगर किसी अधिकारी को गांव में उस स्थान तक जाना है जहां पे उसका बसेरा है, तो इसका सामान ले जाने का कार्य कौन करता था, उत्तराखंड की जनता करती थी। ये कुछ लोग जाएंगे यहाँ पे, इसका सामान ढोएंगे और इसका सामान कहाँ पे, इसके गंतव्य स्थान पे या फिर इसके कार्यालय में क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। और फिर उसके बाद उसकी पूरी सेवा टहल किसके हाथ में थी, यहाँ की जनता के हाथ में थी। और इस सामान पहुंचाने का इनको कोई भी श्रम नहीं मिलता था। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, बेगार प्रथा कहा जाता था। ठीक है, तो इसी बेगार प्रथा का इसने एक अस्थाई हल निकाला था, क्या, कि खच्चर सेना का बनाया। अब खच्चर सेना क्या थी, खच्चर सेना एक संगठन था। ठीक है, जैसे कि मान के चल लो एक ए है और एक बी व्यक्ति है। ठीक है, खच्चर सेना क्या करती थी, मान के चल लो कि ए की आज क्या है, बेगार देने की समय है, यानी कि इसकी बारी है कि आज ये क्या देगा, बेगार देगा। परंतु किसी कारणवश ये आज नहीं जा सकता या फिर कुछ इसके घर में पर्सनल रीजन है, तो खच्चर सेना क्या करती थी, ए की जगह किसको भेज देती थी, बी को भेज देती थी। ठीक है, यानी कि बेगार देने कौन जाएगा, बी जाएगा। और जब बी की बारी आएगी तो वह किसको भेज देते थे, ए को भेज देते। ठीक है, तो इस खच्चर सेना का यही कार्य था। और दूसरा जो खच्चर सेना करती थी, ठीक है, इसने क्या बनाया, खच्चर सेना को, जो खच्चर सेना आपस में ही क्या करती थी, पैसे इकट्ठा करती थी। ठीक है, और जो व्यक्ति बेगार देने गया है उसको उस इकट्ठा किए हुए पैसों से उसको कुछ ना कुछ हिस्सा दे दिया जाता था, आपस में ही इकट्ठा करके। ठीक है, ये क्या थी, हमारी खच्चर सेना थी। और इसका अस्थाई हल किसने निकाला था, विलियम ट्रेल ने निकाला था। ठीक है, इसी के साथ इसने 1824 में जो सरकारी खजाने होते हैं, जो आज भी विद्यमान है ट्रेजरी के रूप में, आपने नाम सुना होगा, जो सरकारी वेतनधारी हैं उनका वेतन ट्रेजरी से ही आता है। तो उसके लिए इसने डबल लॉक व्यवस्था शुरू की। ठीक है, अब डबल लॉक व्यवस्था क्या थी कि जो वहाँ पे बैठता था कलेक्टर, पहले तक क्या होता था कि चाबी किसके पास होती थी, कलेक्टर के पास ही होती थी। तो वह खजाने से कभी पैसे निकाल ले या फिर क्या, अपने एक ही के साइन से क्या होते थे, पैसे निकल जाते थे। परंतु जो डबल लॉक व्यवस्था थी वह क्या थी, उसमें एक चाबी होती थी कलेक्टर के पास और एक चाबी होती थी जो ट्रेजरी का मुख्य होता है, ट्रेजरर के पास। यानी कि इन दोनों के साइन से और इन दोनों की चाबी से वह ताला खुलेगा और फिर वह पैसा या सरकारी खजाना निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या थी, डबल सुरक्षा थी सरकारी खजाने की, जिसको कहा गया डबल लॉक व्यवस्था। दो ताले बनाए गए और दोनों की चाबी एक कलेक्टर के पास रहेगी और एक किसके पास, ट्रेजरर के पास। और दोनों की सहमति से, दोनों की चाबियों से और दोनों के सिग्नेचर से क्या खुलेगा, सरकारी खजाना खुलेगा और वहां से पैसा निकलेगा। ठीक है, और ट्रेल के समय पर ही उत्तराखंड में एक यात्री आया था, विस्पर हैबर। इसने उत्तराखंड की यात्रा की थी और इसने जब यहाँ का वातावरण देखा तो उसको यह किसके अनुकूल लगा,
चाय के अनुकूल लगा। ठीक है, तो चाय के अनुकूल जैसे ही लगा तो इसके सुझाव पर 1834 में, यानी कि बिशप हैबर के सुझाव पर 1834 में चाय कमेटी का गठन किया गया। पूछ लेगा सवाल, इंपॉर्टेंट है कि चाय कमेटी का गठन कब किया गया? 1834 में किया गया। किसके समय पे किया गया? तो विलियम ट्रेल के समय पे किया गया। और इस चाय की कमेटी का जो अध्यक्ष है वह कॉल हल को बनाया गया। ठीक है, कॉल हल क्या था? इसका पहला अध्यक्ष था चाय कमेटी का। और विस्पर हैबर और इस चाय कमेटी का जो ट्रेल है इसने पूरा सहयोग दिया, इनकी यहाँ पे बहुत ही हेल्प की। ठीक है, इसी के साथ साथ जो विलियम ट्रेल का कार्यकाल है वह बिना अपील बिना दलील का कार्य भी जो कार्यकाल भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। और इसके समय चाय है उसकी यहाँ पे खेती के लिए एक अनुकूल वातावरण मान के यहाँ पे क्या किया गया? चाय कमेटी का आयोजन किया गया। इसके बाद 1835 में उत्तराखंड में पहला अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर और हमारा नैनीताल क्षेत्र इन और टिहरी क्षेत्र में, ठीक है, भीमताल के टिहरी और भीमताल क्षेत्र में, और कहाँ पे? अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर क्षेत्र, इन 3 क्षेत्रों में जो है चाय की खेती शुरू की गई थी, जो कि हम आगे को भी पढ़ेंगे। अभी जब हम उत्तराखंड में बागवानी पढ़ेंगे, बागवानी का इतिहास पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम उत्तराखंड में चाय के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से चाय यहाँ पे उपज हुई। ठीक है, तो इसका एक मोटा हमने ट्रेल देख लिया यहाँ पे। ठीक है, और उसी को हम अब पढ़ेंगे आगे को। ठीक, इसी के बाद इसने 1 दिसंबर 1835 को ये क्या हो गया? रिटायर हो गया। और इसके बाद दिसंबर 1835 से 1836 तक उत्तराखंड का पहला कार्यवाहक, यानी कि अगला कमिश्नर नहीं आया, उस बीच क्या आया? एक कार्यवाहक कमिश्नर आया, मोस्ले स्मिथ, जिसकी नियुक्ति हुई, जिसने 1835 से, ठीक है, और 1836 तक 6-7 महीने इसने क्या किया? यहाँ पे एक कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्य किया। ट्रेल के बाद अगला शासक आया, तीसरा, कर्नल जॉर्ज गोवन, या फिर इसको गोयन भी कहा जाता है। और इसका कार्यकाल 1836 से 1838 तक रहा। करीबन 2 साल इसने यहाँ पे क्या किया? शासन किया। परंतु अनुभव की कमी, और मान के चलिए कि इस पे जो बार बार इसका व्यवहार था, बहुत दुर्व्यवहार था, जिसके कारण इसकी शिकायत गई, और शिकायत के कारण ही इसको फिर क्या कर दिया? यहाँ पे बर्खास्त कर दिया था। परंतु इसके कार्यकाल में 2-3 चीज़ें जो थी वह थी क्या? एक तो इसके समय पे 1836 में दास विक्रय का क्या हो गया? अंत हो गया। जो मैंने आपको बताया था गोरखा शासन में कि गोरखों ने दास विक्रय की क्या, जो हरिद्वार मंडी है वहाँ पे क्या किए करते थे? लोगों को बेच देते थे, जिसको दास मंडी कहा जाता था। दास विक्रय वहाँ पे किया जाता था। तो उस मंडी को इन्होंने क्या किया? दास प्रथा को बंद कर दिया। ठीक है, 1836 में इसका अंत कर दिया। और 1837 में इसी के समय में अल्मोड़ा में थाना की स्थापना हुई। ठीक है, पुलिस थाने की क्या हुई? स्थापना हुई। 1816 में क्या बना? जेल अल्मोड़ा में। और 1837 में क्या बना? थाना बना। ठीक है, इसी के साथ साथ इसने दिया व दीप प्रथा, जो मैंने बताया था आपको गोरखा शासन में, उसका भी क्या कर दिया? अंत कर दिया। ठीक है, ये क्या था? हमारा कर्नल जॉर्ज गोवन था। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला शासक हुआ वह हुआ कमिश्नर लुसिंगटन, और इसका समय रहा 1838 से 1848 तक। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।